जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ और आप एक किसान पाठशाला में। आज हमारे कुछ किसान बुज़ुर्ग आए हुए हैं। मैं उनको साथी तो नहीं बोल सकता, लेकिन सेना में होते तो साथी भी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो बुज़ुर्गों से भी यारी होती है। तो आप अपना परिचय दें, उसके बाद फिर अब चर्चा शुरू करेंगे। मैं जिला मुजफ्फरनगर, गांव बैडासा, नाम सौराज से। जी, और आपका साहब? नाम विनय कुमार, ग्राम अख्तियारपुर, जिला मेरठ। जिला मेरठ। तो अभी हम शुरू करेंगे अपनी किसान पाठशाला। आप बताएं सर, आपके जो सवाल है। बेटा बैठ जा, आराम से। खड़े होकर तो तुम थक जाओगे, आराम से बैठ जाओ। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है जी। गन्ने की जब बुआई होती है उसमें बोते वक्त क्या क्या सावधानी होना चाहिए? तो तैयारी क्या करें? तो यही क्या तैयारी के लिए तो पट्टे परे हल शुरू में ही गहरी जुताई। मल्टीपल ट्रैक्टर वाला आता है ना, वो पलटने वाला, हाँ, उससे गहरी जुताई। ठीक। और उसके अंदर आपको 1 एकड़ में 1 कुंटल चुना। बेटा यहाँ डाल दो, यहाँ बैठ जाओ। 1 कुंटल चुना 1 एकड़ में डालना ही डालना है। चुना कौन सा? कली वाला। आगे आ जाओ। कली वाला, जो कली वाला डले वाला चुना आता है, ये डालना ही डालना है। इससे होता क्या है, एक तो कैल्शियम की कमी पूर्ति होगी, दूसरा ये आपके खेत में जो अंडे हैं कीटों के, उन अंडों को मारता है, ये अंडों का नाश करता है। और दूसरी बात, क्या करता है क्या नहीं करता है, कुल मिला के ये फायदा करता है। अगर किसान की भाषा में बात करें, हम तो वैज्ञानिक तो है नहीं, हम हैं किसान जिन्होंने बड़े स्तर पर प्रैक्टिकल करे। और बहुत बड़ा किसानों का हुजूम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमेशा रोज किसान अपने अपने प्रैक्टिकल बताते हैं फोन करके। तो जो अच्छी चीजें हैं वो हम कलेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम किसान पाठशाला रखा। यहाँ पे मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ, ये किसान पाठशाला है। यहाँ पे आपसे अच्छी चीजों को लेना है, अपनी अच्छी चीजों को देना है। किसान पाठशाला कंप्लीट, इसी का नाम है किसान पाठशाला। आप आए मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, कुछ अच्छा लेके जाएंगे, मेरे पास बिजनौर में कुछ अच्छा है आप लेके जाएंगे। और इसको मैं भी 4 जगह, आपके कुछ एक्सपीरियंस होंगे उनको फैलाऊंगा। भाई मैंने आधा किलो कोई चीज मिलाई, आपने वो 1.5 किलो मिलाई, तो वो आधा किलो में रिजल्ट आ गया, 1.5 किलो में वही आया, तो फिर हम 1 किलो क्यों डालेंगे? हम आधा किलो में काम करेंगे। इसी का नाम किसान पाठशाला है। सीखना और सिखाना, सिंपल सरल साधारण शब्दों में खेती करना। इफ बट अंग्रेजी सीसियां ये जितनी भी है एक तरफ। प्रकृति के तौर पे हम कैसे जिए, प्रकृति में चीज है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जब पहले कपड़ा नहीं था तो मनुष्य तो पहले भी इस पृथ्वी पे रहता था, और पहले भी ठंडी थी, पहले हर बार तक बर्फ पड़ती थी, ऐसा सुना है हमने 200 साल पहले। तो पहले भी तो यहाँ लोग रहते थे, और उस समय में तो ये सुविधाएं नहीं थी। 1965 की जब लड़ाई हुई थी, 71 की, उस समय में फौज के पास वो आज के वाले कपड़े नहीं थे, लेकिन लोगों ने लद्दाख में लड़ाई लड़ी, और आज भी फौज लड़ाई लड़ रही है। तो सर्वाइवल तो पहले भी इंसान थे, उनके पास भी उस तरीके के उस समय सुविधाएं थी। पहले प्रेस नहीं थी, तो पीतल के बर्तन में कोयला गर्म करके और कोयले उससे वो प्रेस करते थे कपड़ों पे वर्दी। चावल के मांड से वर्दी पे कलफ लगाते थे। हमारे जो सीनियर थे वो बताते थे। वो सही बात है। हमारे टाइम में हम चिट्ठी भेजते थे, जब मैं भर्ती हुआ था तो पहले चिट्ठी लिखते थे, घर आती थी, फिर वो चिट्ठी हम तक वापस पहुंचती थी। तो 1-1.5 महीने तक वो चिट्ठी सीने से लगा कर रखते थे, मेरे घर से चिट्ठी आई है। वो मोहब्बत थी हमारी। तो अब फोन शुरू हो गए, वीडियो कॉल शुरू हो गई। तो पहले भी लोग रहते थे बिना कपड़ों के, वो कैसे रहते थे, हमें वो सीखना है। पहले भभूति लगाते थे, ठीक है? आज भी नागा बाबा घूमते हैं तो आज वो पूरी भभूति मल लेते हैं। भभूतियों से क्या होता है, आपके रोम छिद्र पे जो कपड़े काम कर रहे हैं ना, वो भभूति काम करती है। ठंड अंदर नहीं जाती। आप करके देख लो, आज यहाँ से जाके कपड़ा उतार कर नेकर में बैठ जाओ, भभूति लपेट लो बढ़िया करके, राख को छान के और पूरे शरीर पर राख लपेटो। जब ठंड लगे फिर राख लपेट लो। मैं गारंटी दूर ठंड नहीं लगने, थोड़ी बहुत लगेगी, एकदम से तो उतारोगे तो, वरना लगेगी नहीं। ये साधुओं का यही तो राज है, जो वहाँ हिमालय में बैठे भभूति लपेट के। ये साइंटिफिक चीजें हैं, कुछ चमत्कार नहीं है। ये प्रकृति के साथ हमने चलना छोड़ दिया, बस यहीं पे प्रॉब्लम हमारी शुरू हो गई।
जैसे जैसे आपने प्रकृति को छोड़ा वैसे वैसे समस्या शुरू। प्रकृति क्या बोलती है, 4:30 बजे उठो, भगवान का नाम लो, ऊपर वाले का नाम लो, किसी रूप में भी लो, अल्लाह के रूप में लो, चाहे राम के रूप में लो, चाहे जिस रूप में भी लो, चाहे वाहिगुरु करो, चाहे जीसस का नाम लो, उठो तो सही। उठो पहले, सुबह उठ के कम से कम 2 किलोमीटर दूर पैदल चलो। तो नियम बना। नियम ये है कि थोड़ा हल्का हल्का दौड़ना है, उम्र के हिसाब है तो झपटना है, लेकिन 40 मिनट वर्जी जरूर करनी, थोड़े बहुत हाथ पैर हिलाने। पहले किसान खेत जाता था सुबह सुबह शौच के लिए, तो मल क्या खेत में करता था अपने, वो पौधे का भोजन, और अपने खेत में वो जब चलता जाएगा तो वो पहले पेड़ उखाड़ता था। खेत का चक्कर लगाएगा तो खेत में जितने खरपतवार उसका हाथ में आते जाएंगे बड़े बड़े, वो उनको उखाड़ता जाएगा। उससे होता क्या था, उससे एक तो ये एक्सरसाइज होती थी उसकी कमर की, जब नीचे झुकेगा, और जब खाली पेट जोर लगाएगा तो एब्स जो होती है, ये पेट की एक्सरसाइज होती थी, तो किसान फिट रहता था। आजकल किसान 9 बजे सो के उठ रहा है, नौकर फोन करता है जाके, बाबूजी मैं खेत पे आ गया। किसान नहीं है। अरे मैं बताता रहा हूँ 99% ऐसे ही, आप किसको किसान नहीं बोलोगे, लड़ाई हो जाएगी यहाँ पर। क्यों जी, किसान आदमी जंगल में खेत में स्वेटर दर्ची टोपे पहन के जा रहा है, वो किसान है। जब तक टी शर्ट ना भीगे मैं उसे किसान नहीं मानता। मैं जिस दिन जाता हूँ, मैं मुझे आप पहचान नहीं पाओगे, ये राहुल है, मेरे मजदूर के मेरी हालत सेम रहे दोनों की, पूरा तबियत से काम करता हूँ रूंधड़ के मिट्टी में। किन बात का वो करना है, या तो जाओ मत खेत में। तो हमने प्रकृति को छोड़ दिया। सबसे पहला खेती में आता है क्लाइमेट कंट्रोल। कोई भी फसल हो, आप उसका जब क्लाइमेट करेंगे, जब आपका बाजरा बड़ा होता है तो हवा में जितने वायरस चलते हैं, जितना मैंने सीखा है आप लोगों से, वो 1.5 फीट की ऊंचाई से लेके 5 फीट की ऊंचाई तक तैरते हैं हवा में, तैर के एक खेत से दूसरे खेत तक पहुंचते हैं। अब आपने से 1 फुट ऊंचाई से 1.5 फीट की ऊंचाई से लेके 5 फीट तक जो बीमारियां फैलती है एक दूसरे खेतों में, ये इसी बीच में घूमती हैं। अगर आपने ये हवा रोक दी तो आपके खेत में रुके ना बाहरी बाजरे पे, अंदर तो गए नहीं। जितने भी कीड़े आते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो आंखों से नहीं दिखते, जो फसलों को खराब करते हैं, ये भी इसी ऊंचाई को उड़ते हैं, ये भी रुक गए। तेज हवाएं, ठंडी हवाएं जो आती हैं पाले के साथ, वो भी रुक गई। कितना बचाव हो गया एक बाजरे से। इसे काट और बेचो, नहीं बेच सकते तो इसकी कुट्टी कटवा कर वापस वहीं करवा दो, इसकी पूड़ी में इसका खाद बना लो। देसी गाय रखो उसे। तो एक तो तिल होता है ना, तिल होता है काला सफेद जैसा भी, तिल को बिखेर दो आप सनी की तरह, सनी और तिल। अच्छा, इसकी कच्ची खाद, हरी खाद। अच्छा, सनी तिल की और तिल और सनी, बहुत जबरदस्त वाला बायोमास कार्बन बनेगा। ठीक है, पलटी पलो हल से जुताई, 1 एकड़ में कम से कम 50 किलो गेरू एक ही बार डालना है 4-5 साल में, बार नहीं। गेरू लाल वाला गेरू। आपके टाइम में पहले पुताई के लिए गेरू आता था, हमारे टाइम में तो पेंट आ गए अभी। लाल वाला गेरू 14 रुपए किलो मिलता है, 50 किलो गेरू, और कम से कम नहीं तो 5 कुंटल जिप्सम 5 बीघे में 1 एकड़ में, और 1 कुंटल चूना, और नीम की खली अगर मिल जाए, जो खड़ाती है, खल नीम वाली, नीमोली मिल जाए तो और भी बढ़िया। बरसात में झाड़ू लेकर बैठ जाओ किसी बड़े नीम के नीचे, 5-6 कुंटल इकट्ठे कर दोगे, उनको थोड़ी कुटवा के और वो खेत में बखेर दो, आनंद आ जाएगा। इस सबको आखिरी जुताई से पहले डालना है, और बस एक रूटा लगवाना है उसको, और कुछ नहीं। ठीक है साहब, ये तो हो गई खेत की तैयारी। अब आगे अगला सवाल आपका। अगला सवाल ये है, हम पोटास की पूर्ति कैसे करें? हाँ, पोटास गन्ने का फुलाव करता है। इसमें 2-3 तरीके हैं। जमीन में से एक तो रासायनिक है, जिसको रेसिड्यू फ्री बना कर डाल सकते हैं। अभी दिक्कत ये हो रही है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं कि एकदम से परेशान हो गए केमिकल से। भाई एक आदमी जोश में आके बोला कि मैं कल से शराब नहीं पीऊंगा, कल से अंडा मीट नहीं खाऊंगा, भगवान का नाम लूंगा, राम राम करूंगा, सुबह सुबह 4 बजे उठूंगा जी। मतलब आज वो आखिरी दिन है मेरा शराब पीने का, और वो जोश में कल उठा भी 4:30 बजे, उसने 2-4 दिन फॉलो भी करा, लेकिन जब अंदर से चुलक मारी तो काम चला नहीं। राम 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 कर रहा, पौवा दिखाई दे रहा, बोलो नहीं यार एक तो ले ले, कुछ नहीं होता, इतने दिन हो गए 4 दिन से नहीं पी, और क्या लो आधा तो पी लूं। वो फिर वहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसे चौथे दिन चक्कर आ जाएगा जब वो फलर दूध पर रहेगा, क्योंकि उसका शरीर को आदत नहीं है फलर दूध की, उसको चक्कर आएगा। अब जब चक्कर आएगा तो
पट नहीं गिरेगा। गिरेगा तो वो कहेगा भाई शरीर में कमजोरी आ गई है, ऐसा राम का नाम किस काम का, मैं तो मर गया, मेरे बस का ना है, मैं तो पीऊंगा। तो राम का नाम क्या था? ऑर्गेनिक। आप रासायनिक खेती से जोश में ऑर्गेनिक पे भाग के आए और फिर वापस रासायनिक की तरफ भागे 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब तुम्हें कुछ मिला ही नहीं उससे, जब तुम्हारी जमीन में जान नहीं, जब तुम्हारे शरीर में, पेट में, आत्मा में जान ही नहीं, तो तुम टिकोगे कैसे उस चीज पे? शरीर, आत्मा, पेट क्या है? आपकी मिट्टी। उसमें ना तो कार्बन, कार्बन मतलब आपकी आत्मा जान, जो डाल रहे वो बच ही नहीं रहा। फल खा रहे हैं लैट्रिन चल रही, दूध पी रहे हैं लैट्रिन चल रही, कहाँ जाओगे? तो वापस आप क्या हुआ, फिर रासायनिक पैर खोल के। हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, भैया पहले तुम ये दारू छोड़ो, कम कर दो इसको, एकदम मत छोड़ो, लेकिन पानी में नहीं पियोगे, इसको जूस में मिला के पियो, कम पियो, आधी कर दो आज से ही। 1 क्वार्टर पी रहे थे, आधा क्वार्टर पियो, मतलब आप 1 कट्टा रासायन डाल रहे थे, आप आधा बोरी डालो डीएपी। डालना कैसे है? इसको अपने जूस में डाल के पीना है, साथ में अंगूर, सेब, काजू, किशमिश, संतरे, ये चीजें होनी चाहिए भाई, नहीं तो नमक से नहीं, अचार से नहीं पियोगे। अब ये चीज क्या क्या है? गोबर की खाद। गोबर की खाद है, उसमें चल नहीं सकता। हमने आपको जो खाद दिया, रसायन जो आप लेके आए बाजार से, उसको आपने गोबर की खाद में मिलाना है 3 गुना में। अच्छा। और गुड़ के पानी से या वाइसिनोमेटा जो हमारा वाला सुक्रोज है उससे डाल करके और उसको मिला करके इसको 8 दिन नमी देके बिल्कुल टाइट रखना है, पैक करके पन्नी में। 8 दिन के अंदर इसका जहर निकल जाएगा। 8 दिन के अंदर इसका जहर निकल जाएगा। तो 8 दिन के अंदर इसका जहर निकल गया। अब ये रेसिड्यू फ्री हो गया, मतलब इसके अंदर मनुष्य के शरीर को नुकसान देने वाला कोई तत्व नहीं रहा। मनुष्य के शरीर को नुकसान देने वाले क्या तत्व हैं? वो क्या है? जिस केमिकल, जो आप डीएपी या यूरिया कोई भी मतलब खाद लेके आ रहे हैं बाजार से रासायनिक, उसको जो बॉन्ड करके कंपनी दे रही है, बांध के कंपनी दे रही है। कंपनी ने डीएपी को किसके ऊपर दिया? एक पत्थर के ऊपर कोटिंग करके दे दिया आपको रंग के, और वो जो डीएपी को जिस केमिकल के साथ बांधा, घोला फास्फोरस को, वो जो बॉन्ड बोलते हैं उसको, बॉन्ड करना, बांधना, आपकी बोरी में डाल के आपके घर तक आ रहा है ना। खुलेगा तो वो खेत में जाके या कंपनी में खुला था, रास्ते में तो बांध के दिया उसको। वो गठरी खुलेगी कैसे? वो गठरी बिना खोले ही हम खेतों में डाल रहे हैं, और वे गठरी की गठरी खेतों में ही पड़ी है, लग नहीं रही। वो घुलती नहीं। गुड़ को पन्नी में बांध दिया और पन्नी में लाके उस गुड़ को आपको दे दिया, तो जितना हिस्सा उसका खुला दांतों से आपको उतना तो आपने खा लिया, बाकी गुड़ आपने छोड़ दिया, फिर दूसरा गिंदोड़ा में से उतना ही खा लिया। तो आप क्या कर रहे हैं? गुड़ बर्बाद कर रहे हो। हमने जो पन्नी का कवर हटा दिया, पूरा खोल कर लड्डू दे दिया गुड़, अब खाओ ताऊ इसे। तो पहले एक को खाओगे तभी दूसरा गिंदोड़ा उठाओगे। तो ये बॉन्ड टूट गया उसके अंदर। अब आप समझ गए बॉन्ड टूटना किसको बोलते हैं? जिस केमिकल के साथ कंपनी इस खाद को बांध के देती है, वो केमिकल के बंधन को तोड़ना, बॉन्डिंग तोड़ना बोलते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग टूटी आपकी, ये बॉन्डिंग टूटी किससे? बायोमास, मतलब जब आपका गोबर की खाद, शुगर मिल का प्रेसमेंट या मिट्टी और नमी, ये जब इनके साथ मिक्सअप होता है उसका केमिकल का, तो उसमें टूटने की प्रक्रिया शुरू होती है। वो टूटने की प्रक्रिया अगर खेत में होगी तो उसमें बहुत सारे एसिड निकलेंगे, तेजाब निकलते हैं और गैसें निकलती हैं, जो आपकी मिट्टी, आपके मित्र जीवाणु और आपके पौधे के जड़ों को नुकसान देता है, वो नुकसान देगा, और वो जमीन में फिक्स होता है 80%। ये काम आपने खेत के बाहर कर दिया पन्नी के अंदर 8 दिन में। बॉन्ड टूटता कब है? 2-3 शर्तें हैं, चांद की रोशनी, सूरज की रोशनी, ओस, पानी, बूंद, हवा, ये नहीं लगनी चाहिए उसे। अब खेत में तो ऐसा ही चीज है, खेत को कैसे पैक करोगे? तो इसे खेत के बाहर तोड़ दो पैक करके। अब ये जब खेत में जाएगा तो पहली बात तो ये डीएपी 25 किलो डीएपी, ये डबल हो गया, 50 किलो हो गया। जैसे 1 गिलास दही को 1 बाल्टी दूध में डाल दो तो 1 बाल्टी दही बन जाता है। उसी प्रकार से ये जो 3 गुना गोबर की खाद दी थी, ये 25 किलो से ये 75 किलो पहुंच गया, 3 गुना हो गया ये। अब ये 3 गुना का काम करेगा। अगर आप डायरेक्ट खाद डालते हैं ला करके तो वो 80% फिक्स होता है, यानी कि 1 कुंटल में से 80 किलो जमीन में फिक्स हो जाएगा, जो आपके पौधे को नहीं मिलेगा किसी भी हालत में, अथाह समय के लिए।
अनंत समय के लिए वो फिक्स हो गए जमीन में। जी। यदि आपको उसके तोड़ने की प्रक्रिया नहीं आती, वो भी बताऊंगा कैसे टूटता है। अब आपने अगर ऐसे किया तो ये पूरा 100% टूट गया। ठीक। तो अगर आपके खेत को 10 किलो फास्फोरस की जरूरत है, हाँ। 20 किलो, तो आप 1 कुंटल डीएपी डालते हो। अच्छा। अब आपके खेत को अगर 40 किलो फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी तो कितना डीएपी डालोगे डाई की बोरी? किसानों को तो वो आंकड़ा नहीं होगा कितनी जरूरत है, वही तो बात है। फिर भी अंदाजा जी। तो 4 बोरी डालोगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि चलो मैंने अंदाजा बता दिया कि 40 किलो डीएपी दे दो आप अपने खेत को, तो 40 किलो डीएपी में आप कितना लाओगे साहब? 4 कट्टे लाओगे खरीद के, क्योंकि 80% फिक्स हो रहा है। तो 4 कट्टे लाए ना, और मैंने 1 कट्टा मंगवा कर 1 कट्टे के बॉन्डिंग तोड़ दी, तो अब इस 50 किलो से कितना डीएपी मिला? तो कम से कम गिरता पड़ता भी 40 किलो तो मिला ही मिला आपको फास्फोरस। मिल गया। तो 4 कट्टों की कमी पूर्ति हुई कि नहीं हुई? पूरी होगी। तो तुमने 4 कट्टे डाले और तुमने 1 कट्टा डाला, हो गया नहीं बराबर? तो खाद बचा, पहली बात, मित्र बैक्टीरिया बचे, पर्यावरण बचा, तुम्हारा शरीर बचा, धरती माता बची, मेन चीज धरती माता बचा, सब कुछ ही बच गया। अब क्या होगा? अगले साल आपके शरीर, आपकी जो खेत में ये खाद जाएगा ना, एक मुट्ठी हर पानी पे भी, वो 1 महीने तक चलता है खाद, खराब नहीं होता 1 महीने तक बोन टूटने के बाद। इसे हर पानी पे डालते रहो खेत में। अच्छा। हर पानी में ना, जब भी क्या 15 दिन में पानी दो, 10 दिन में दो, इसे छिट्टा मार दो इसका, ये 1 महीने और 1.5 महीने में देना। अभी आपने ये जो खाद लिया था इसको 1.5 महीने में दे दिया। कीड़े मकोड़े के लिए मिट्टी का वाइसनोमेटा का स्प्रे जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है। वाइसनोमेटा ही क्यों? एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल बनाने के लिए, क्योंकि मिट्टी के कुछ डायरेक्ट स्प्रे किए हम लोगों ने तो नुकसान उठाया। हमारे हृदय शंकर त्रिपाठी जी एक किसान हैं, उन्होंने डायरेक्ट मिट्टी का स्प्रे किया तो उनको आनंद नहीं आया, वहां पे दिक्कत हो गई, मिट्टी में फंगस ज्यादा थी। तो वो शत्रु कीटों को मारने के लिए उसको शुद्धिकरण भी तो करना पड़ेगा उस मिट्टी के पानी का। वो शुद्धिकरण के लिए कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप 4 किलो 5 किलो गुड़ भी यूज करते हैं तो 200-250 रुपए का आता है, 200 रुपए का ही आ जाएगा। एक बैरल में तकरीबन 1.5 एकड़ में स्प्रे हो जाता है केले में। बाकी फसलों में तो 1 ड्रम से 2-2 3-3 एकड़ में हो जाता है स्प्रे में। 1 बीघे में 1 एकड़ में 10 टंकी लगे हैं, 2 टंकी बीघे के हिसाब से। हाँ 2 टन। हाँ तो 2 एकड़ हो गया काम, और क्या रहो। तो 100 रुपए एकड़ का खर्चा मात्र, रिजल्ट ऐसे है। तो ये तो हो गया आपका बॉन्डिंग तोड़ने का तरीका। खेत में किस तरीके से बॉन्डिंग तोड़ते हैं और किस तरीके से देते हैं खाद को, ये नहीं पता था लोगों का। बात आती पोटास की कमी, आपने मुझसे पूछी थी कैसे कमी होगी। तो पहले साल तो आपको रसायन का सहारा लेना पड़ेगा। पहले साल आप एकदम से चाहो कि मैं एकदम से तीर मार के वो वाली कहानी हो जाए, तो फिर तीसरे दिन भाग के रासायनिक पे आओगे। इसको कम मात्रा में कैसे तोड़े, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो रसायन वाला जो गलत है, दूसरा तरीका इसी तरह से बना करके। आपके खेत को 50 किलो पोटास की आवश्यकता है तो 20 किलो लो और उसको गोबर की खाद में मिला दो, और उसके साथ में कैल्शियम नाइट्रेट। जितना भी आप पोटास देते हो अपने खेत में वो लगता क्यों नहीं है? क्योंकि आप कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देते। जितना आप अपने खेत में पोटास दे रहे हो उसका 20% जब तक आप कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देंगे तब तक वो आपका पोटास पौधे के अंदर चलायमान नहीं होगा। तो अगर 20 किलो पोटास दे रहे हो तो उसका 20% आपने लेना है कैल्शियम नाइट्रेट। हाँ, और पोटेशियम ओमेट थोड़ा सा, ये मिलाकर के 8 दिन रख दो, और 8 दिन के बाद ये बन गया आपका 60 किलो। डालो खेत में, होगी कमी पूर्ति। अगले साल से जब मल्चिंग होगी आपके खेत में, गन्ने के खेत में भी जब 7x1 पे आप गन्ना लगाएंगे तो आपके खेत में मल्चिंग के लिए पत्ती होगी, वो खूब पत्ती रहने दो अंदर ही। जितनी घास फूस हो रही है उसको स्प्रे मत मारो, हाथ से उखड़ा हुआ के वहीं डाल दो। फिर उसके अंदर अगले साल आपको पोटास की जरूरत पड़ेगी, 5 किलो की जरूरत। और तीसरे साल ले राम का नाम, खत्म कहानी। ना राहुल की जरूरत ना बलराम की जरूरत। बीमारी नहीं आनी कोई, पहली बात तो इतनी दूरी में। जब पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना अच्छे से खाएगा, पचाएगा अच्छे से, तो उतना बीमार कहाँ हो जाएगा। कमजोरी आदमी तो बीमार पड़ा, ताकतवर आदमी बीमार पड़ा। मैं हूं, मैं आज जो बीमार ना तो मुझे कोरोना होया ना, मुझे सुतरा ये ओमिक्रॉन क्या है ना, मुझे कोई बीमारी हुई बचपन से आज तक। पूरा यूपी घूम आया, पूरे वातावरण में गर्मी में गया था भयंकर,
गाड़ी में एसी, बाहर चिलचिलाती गर्मी, गाड़ी में एसी बाहर, और रात रात भर सोया नहीं, किसानों के साथ मीटिंग करी। 2 महीने रहा मैं लगातार ऐसे ही, मैं तो ना मरा, लद्दाख में भी रही है। क्यों? मैंने अपनी मिट्टी मजबूत कर रखी। मिट्टी मजबूत जरूरी मेरी मिट्टी मजबूत है क्यों जी? जब मिट्टी मजबूत हो तो कहां से आ जाएगी बीमारी? है। सही। तो मैं कौन हूं? खेत। और जब मेरी मिट्टी मजबूत हो जाएगी तो बीमारी आ जाएगी। आपको पता है अगर आपके खेत में आयरन की मात्रा पूरी है हाँ। तो कीड़ा पत्तों को खाते ही मरता है। यानी कि चना बोना कम कर, अगर आपके खेत में इल्ली लग गई तो नीचे से अगर आपने आयरन दे दिया, नीचे से अगर आयरन दे दिया, 6 लीटर आयरन 200 लीटर पानी में घोल के, तो इल्ली झड़ गई नहीं। आयरन की कमी से इल्ली लगती है। अच्छा, प्राकृतिक स्रोत इनके क्या हैं? तो प्राकृतिक स्रोत ये हैं जो आपके पास गोबर की खाद है, उससे थोड़ा सा डिकम्पोजर डाल के भारत सरकार का अपनाता है, फ्री में किसान का मिल जाता है, और गुड़ का पानी घोल करके चलाओ। दूसरा, खेत में जीवाणु कैसे बनाएं? वाइसोमेटा 200 ग्राम ले लो, ठीक है। मन नहीं मान रहे हो तो 5 किलो गुड़ ले आओ, वो भी इतना का ही पड़ेगा। यो प्योर है भाई। एक तो दूध ला रहे हो, एक घी ला रहे हो, निकालना तुमने घी है, मकसद तुम्हारा घी है, तो चाहे तो दूध ले आओ, मर्जी आपकी है। 5 किलो गुड़ या 250 ग्राम वाइसोमेटा 200 लीटर पानी में डाल दो। उसके अंदर 30-40 किलो कच्चा गोबर, एक आधा किलो गेरू, और उसके अंदर इतना सा सेंधा नमक। सेंधा नमक को तो खैर अलग से चलाओ, सेंधा नमक को रहने दो इसमें अलग से। ये हो गया, ठीक है। ये आपने लेना है, और इसके अंदर मेड़ की मिट्टी, ये मेड़ की मिट्टी तो वो वाली जो मैं बता रहा था वो तो खैर होगी नहीं, बाकी वो ऐसी जगह की मिट्टी जहाँ कल्टीवेशन ना होता हो, या पीपल या बरगद के नीचे की मिट्टी 1 किलो बस उतना ला के घोल कर 5-7 दिन छोड़ दो, और खेत में नीचे से चला दो 15 दिन में एक बार, किसी भी फसल में। यो परमानेंट करना आपने, हर महीने में 2 बार। इसका चमत्कारिक प्रभाव है, चमत्कार खतरनाक वाला। हम केले में इसे 200 ml डलवाते हैं। ऐसे पीपल के पेड़ की, यो जो बताया मैंने आपको, वाइसोमेटा 250 ग्राम, गोबर 30 से 40 किलो, और उसके अंदर आधा 1 किलो गेरू, और 1 किलो मिट्टी पीपल के पेड़ की। इतना बड़ा जबरदस्त एनपीके के जीवाणु का घोल हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कि बाजार से लाकर डालने की जरूरत नहीं है। एनपीके की बोतल इसमें सब है, और ये वातावरण से लेकर आपके पौधे को देंगे। प्रकृति की तरफ जाओ ना, ठंड लग रही तो रजाई उड़ाओ ना, शराब क्यों पी रहे हो? क्यों जी? रजाई उड़ के बैठ जाओ। शराब कितनी देर ठंड भगा देगी? चाय कितनी देर ठंड भगा देगी? चाय कितनी देर ठंड भगा देगी? रजाई उड़ के बैठो, ऐसे कर लो। अच्छा, एक सवाल हो, हाँ, जो मेथा होता है, जिसका बाजार में मुरैला हुआ, मेथा इनका बीज भी मिलना भारी हो रहा है। ये बीज मिल जाए तो इससे शायद और हरी खाद की पूर्ति हो जाएगी। हरे खाद के तिल बहुत अच्छी चीज है, ये भी अच्छा है। एक आपने बात करी थी, कड़वापन आता है, जैसे नीम हुआ या मेथा हुआ या मुरैला हुआ, इनमें कड़वापन होता है। लोबिया होता है, लोबिये में जो लंबी जड़ वाली कोई भी फसल हो, उसमें नीचे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन की गांठें होती हैं, बरसीन में होती हैं। हाँ, वो सब जमीन में इसकी चीज पूर्ति कर देता है। बाजार में मिलना मुश्किल नहीं हो रहा है। जब किसान लगा ही नहीं रहा तो दूसरा लगाने वाला भी तो किसान है। आप लोग बढ़ावा दो, उसको लगाओ, अच्छी चीज है। पूरब में जाओ, सीतापुर में खूब तुलसी की खेती होती है। केले के बीच में लोगों ने तुलसी लगा रखी थी। अच्छा, और इतनी बड़ी बड़ी घुसना मुश्किल हो गया। तुलसी की दवाई, तुलसी की चाय, तुलसी के पी रहे हैं, तो तुम्हारी शीशी तुम्हें 200 रुपए की मिल रही है। अच्छा, से जो आती है, से का क्या इलाज है? से का इलाज है चारों तरफ से खेत के 1.5 फीट का गड्ढा नीचे खोद। हाँ, अच्छा, एक ही बार साल भर में नेट करते नहीं, मच्छी वाला नेट मिलता है जिसमें मछली पकड़ते हैं। मछली के किनारे देखा होगा 3 फीट का होता है वो नेट, सफेद इतना बड़ा। उसे आधा जमीन में गाड़ दो, आधा ऊपर खड़ा कर दो। खड़ा कैसे करना है? इधर 3 फीट का एक डंडा गाड़ दो, 20-20 फीट 20-20 फीट पे डंडे गाड़ दो आप, ठीक है। और डंडे में वो तार घुसाओ और प्लास से टाइट कर दो, तो नेट खड़ा का खड़ा रहेगा कि नहीं? सही कूद नहीं सकती, उसके दांत पीछे इतने भारी होते हैं पंजे, वो कांटे, कि वो जंप नहीं कर सकती।
या तो ऐसे जाएगी खोद के या फिर ऐसे आदमी की तरह ऐसे थोड़ा सा करके उसको ऊपर जाल के ऊपर चढ़ के जाएगी। जब जाल ही सुथरा इतना रहेगा और सही इतनी तो जाएगी कैसे? ये परमानेंट उपाय है। नील गाय के उपाय यो हमारा वाला वाइसरोमीटर मिट्टी का स्प्रे, धोरों को भी नहीं आती, धोरों को भी नहीं आती। और जो खावेगी क्या? खावेगी मट्टी आवेगी मुंह में, जैसे कि आवारा पशु घूम रहे हैं, ये भी नहीं आने के, ये भी नहीं आने कुछ। मुंह मारने के नहीं। मिट्टी के स्प्रे में क्या बांधता था दूसरा जो मुंह में जाएगा उसके? प्राकृतिक उपाय ढूंढो, रासायनिक उपाय की तो कमी नहीं है कोई। अच्छा लोगों ने एक काम और शुरू कर दिया कि अच्छा वो रासायनिक तो नहीं है, ये मेरी वाली चीज डालो तुम 1200 रुपए की है नहीं? मतलब आपके मौके को हर आदमी भुनाने के लिए आ गया। पिछले 40-50 साल से 100 साल से लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं। जिसको देखो वो किसानों के लिए बोलता है मैं किसानों के लिए समर्पित हूँ, मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ। अबे कितने लोग समर्पित हो तुम? किसानों को उत्थान करा क्यों ना, फिर समर्पित हो तो क्यों जी? हमने पिछले साल हम जब मार्केट में नहीं थे इसमें खेती में या उत्तर भारत में, आज तक इतनी कंपनियों ने दवाई बनाई पाले से बचाने की, ऐसी तैसी मरवा के मर लिए, पाला से ना बचा सके केले को। पिछले साल 100 में से 80% प्लॉट या तो कोई पैसे लेके गाइडलाइन दे रहा था किसी को केले वाले को, तो उसने जान बचा रखी थी, उसकी दवाई डलवा रखी थी, आखा बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी, ज्ञान दूंगा पाले से बचाऊंगा, पैसे नीचे दे। वरना आपके और मेरे जैसा जो आम किसान था बेचारा गरीब आदमी जिसे कुछ ज्ञान नहीं था, जो किसी के टच में नहीं था, उसकी तो पटी हो गई। अब हमने लोगों को क्या बताया कि मिट्टी का स्प्रे करो, इसमें क्या खर्चा है? दूसरा इस मिट्टी के स्प्रे से खाली पाले से बचाव नहीं हुआ। इस साल चौधरी साहब 100 में से 100 के 100 प्लाट बचे हुए हैं सेफ। वीडियो अभी मैंने आपको दिखाई है जहां पे लोग ये कह रहे थे कि गारंटी के साथ पाला लगेगा। मेरी गारंटी है? अब आपके सामने वीडियो, किसानों से बात कर लो, लाखों लोग हैं, पूरा यूपी सेफ है इस बार और शानदार केला काटेंगे इस बार हमारे साथ। पर किसान को मेरे टच में रहने की जरूरत है। आप किसान पाठशाला के प्रतिनिधि के टच में रहिए। भाई हम आपका फोन नहीं उठा रहे हो तो हमारी गलती है, हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हो तो हमारी गलती है, फ्री गाइडलाइन दे रहे हैं, कोई पैसा तुमसे नहीं। ये तो आपने बता दिया, लेकिन अभी अगस्त के महीने में आके एक कीड़ा आया, सबका इलाज वाइसरोमीटर और मिट्टी का स्प्रे, पत्तों की छन्नी बना दिया और सूख भी गया गोला उसका। अरे वो कहीं नहीं सूखा, वो उसी की बात कर रहा था मैं, इल्ली की। अच्छा। घड़ी का ऐड देखा आपने? घड़ी डिटर्जेंट की हाँ। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ, बस वही हमारा वाला, पहले इस्तेमाल कर लो, मजा नहीं आया तो मेरे पास आ जाना चुपचाप, धीरे से बाइक लेकर चाय पिलाऊंगा, 3 गुना पैसे पकड़ा दूंगा वाइसरोमीटर के। चौधरी साहब 516 रुपए का लिया था, वो तो कोरियर से है, वैसे तो 500 का है, ठीक है। 5 या 1500 रुपए जेब में रखो, अपने घर को जाओ। लेकिन अब अगर ऐसा हो ही नहीं सकता, साला लाखों लोगों को आगे आपको कैसे आना का, मुझे पता ना उस चीज का। इधर मारोगे इधर रिजल्ट, कीड़ा विड़ा सब इली पिली खत्म। दिक्कत यह है कि आप और हम उपाय ढूंढने कब नहीं करते हैं पता है। पहले तो फसल में घुसेंगे नहीं, या तो कोई गांव का बता देगा, अनबा खेत में गया था क्या भाई, क्यों क्या हुआ, अंदर जाके देखिए भाई यार तो बड़ा तगड़ा कीड़ा लग गया। अब आपको याद आएगी कि मेरे पास फसल भी है, अब आप भागोगे शीशियां ढूंढने, फिर मेरे पास आओगे। तो देखो जी, अब सुबह सुबह 4 बजे उठोगे तो हमेशा मजबूत रहोगे, रोज 9 बजे तक उठोगे, सो कर 10-11 बजे उठोगे, फिर बीमार पड़ोगे, फिर कहोगे कि आप भाग लूं क्या, तो बीमार होकर भागोगे तो और मर जाओगे, ये गड़बड़ हो रही है। तो रोज खेत में जाओ, अपनी फसल की निगरानी करो, समय समय पे अमावस्या और पूर्णिमा पे अगर आपने ये स्प्रे कर दिया, अमावस्या पूर्णिमा मेन चीज तो आपने समझ लो बचा लिया अपनी फसल को। और 2 स्प्रे श्रद्धा में कर दो, मजा ही आ जाएगा। श्रद्धा मीन्स अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से श्रद्धा हो ना आप आए, श्रद्धा ही तो थी यहाँ तक आने की, नहीं तो क्यों आते थे क्षण में। उस फसल के जमीन के प्रति श्रद्धा, ये मेरी फसल सेफ रहे, आपकी बॉडी फिट रहेगी। जब कंधे पर टंकी रखोगे 15 किलो की चलोगे, हम ना मरे आज तक भी 30 किलो वजन उठा के फौज में, सब मन का वहम है। जब खुद स्प्रे करोगे मट्टी का स्प्रे, साला खुद भी नहा लो, इसमें तो कुछ होना ही नहीं, नुकसान 1 रुपए का नहीं है। आदमी पहले पूछ लिए कौन सा स्प्रे कराओगे, उतने हिसाब से पैसे लूंगा मैं टंकी के। अच्छा फंसता भी नहीं है, ऐसा नहीं छानोगे अच्छे से तो फंसता नहीं है। 5 फीट का गड्ढा खोद लो, साइड से मिट्टी छील लो, 25-30 किलो मिट्टी ले लो, वाइसरोमीटर डाल दो उसमें थोड़ा सा 200 ग्राम,
और इसे छोड़ दो 36 घंटे के लिए, तो इसमें मिट्टी मिट्टी खुशबू आने लगेगी। अच्छा। डंडे से चलाओ 15-20 मिनट छोड़ दो। जालीदार कपड़ा वो चावल छानने वाला आता है ना, शादी में मिलता है अपने यहाँ, आता है। हलवाई मंगवाता है, उसे टंकी के मुंह पर रखो डबल करके, छान लो, और जब टंकी भर जाए ढक्कन लगाओ, डंडा उठाओ और इसे चला दो, ठीक। और चला कर टंकी कंधे पर रखो और वापस स्प्रे करके आओगे जब तक ये बैठ जाएगा। ठीक। फिर टंकी नीचे रखी, फिर भर लिया, जब टंकी भर गई फिर मुंह बंद करो, फिर डंडे से चला जाओ। इतना करना। अगर थोड़ा बहुत फंसे पहला तो फंसता नहीं है, तो हल्का सा मोटा कर दो धार को। मिट्टी तो है, क्या ले रही, 100 रुपए का 5 बीघे में 20 रुपए बीघे का खर्चा कौन बता देगा? इससे सस्ता तो कोई उपाय मेरी नजर में है नहीं। नीम की निमोली बाजार से लाके घोल लो ना, तो लोग बताते हैं गाय का पेशाब कहीं दें, गाय का पेशाब इकट्ठा करना कड़ा काम है, बहुत कड़ा काम है। इतना आसान ना है। मेरे पास एक देसी गाय, मेरे यहाँ 20 रुपए लीटर दे बराज पे, मेरे पास मैं गया तो भैया देसी भैया गाय है, बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे इकट्ठा करना। देसी है, भैंसों का नहीं इकट्ठा हो रहा लोगों से, उसमें आधा गोबर मिल जा और गोबर और पेशाब मिलकर फिर इनके अंदर रासायनिक क्रिया होती है, फिर वो उल्टा ही बन जा, जो तुम चाह रहे हो वो नहीं बनता। एक्चुअल पेशाब है कि गाय उठाई, गाय या भैंस बैठी है, 2-3 घंटे के बाद उसे उठाया, उसकी पूंछ पे हाथ फेरा, उसने जैसे पेशाब किया वो अपने एक बर्तन में ले लिया प्लास्टिक के, वो एक्चुअल में काम करेगा। पहली बात तो गाय नहीं है लोगों को देसी। अच्छा, गाय का मूत्र और आपका एक चीज आता है, अगर छांट वाली गाय है, हाँ वो प्योर ब्रीड, तो वो कामयाब है। हाँ वही है। उसका मूत्र और एक चीज बताया, नीम का पत्ता और नींबू, इसको मिलाकर क्या बनेगा? कुछ भी ना बनेगा, कीटनाशक बनेगा और क्या बनेगा? कीटनाशक। तो इतने अंग्रेजी को मारो। अगर आपको वायरस से बचाना और प्रोटीन देना है तो आधा लीटर देसी गाय का दूध, अच्छा। 15 लीटर में हाँ। 5 ग्राम हींग, अच्छा। ठीक है, ठीक। और उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी, ठीक। और उसके अंदर 25 ग्राम बाइसोनोमेटा हमारा वाला, ठीक। यानी फिर वही कहानी होगी जो मट्टी में हुई। हाँ वो नहीं होनी चाहिए। ये दूध जाएगा ना पत्तों पे, हाँ। तो ये तो अच्छों का भी भोजन है, बुरों का भी है, भूत भी लिपटेंगे और देवता भी खाओगे। तो बाइसोनोमेटा जरूरी। बाइसोनोमेटा तो एक ऐसा, बलराम भाई का जो है वो एक चीज समझिए कि उनका एहसान किसानों को मानना चाहिए कि उन्होंने, उस आदमी ने बाइसोनोमेटा को निकाल के किसानों के सामने लाया, वरना आज तक क्यों ना लाई कंपनी से कि अगर इस पर प्रॉफिट था तो। और अभी भी बाइसोनोमेटा नो प्रॉफिट नो लॉस में है। अच्छा, वेरी गुड। एमआरपी से 200 रुपए सस्ता दे रहे हैं हम, लॉकडाउन लग के 2 साल हो गए, तब करा था, आज तक भी 200 रुपए सस्ता दे रहे हैं। किसानों से पैसा नहीं चाहिए हमें। हमें किससे चाहिए पैसा? जब किसान अपना माल किसी को बेच देगा, वहां से हमारा फिर शुरू होता है काम। किसान से हमें क्या मिल रहा है? पौधे बेच के पैसे बचते फिर रहे। ये तो आप लोगों को एक अच्छी चीज देनी है हमने, बस कि किसान को कुछ अच्छी चीज पकड़ा दो। देखो हमारा मकसद क्या है, आप लोगों को अच्छे ग्राफ पे लाना। जब ग्राफ ज्यादा लंबा रहेगा तो बीमारी कम आएगी, फसल अच्छी आएगी, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, उत्पादन बढ़िया आएगा, चरखे का वजन ज्यादा आएगा, 25 किलो की जगह 40 किलो आएगा, गन्ना इतने की जगह इतना मोटा निकलेगा बिना खर्चे के। मल्चिंग आपने नीचे कर दी, गन्ने को जैसे लंबा लंबा मैं आपको बताता हूं, जैसे मल्चिंग करी तो ये जो मैं फिक्सेशन वाली खाद पदार्थ बताऊंगी, मल्चिंग के नीचे जब आप छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो इसके नीचे कॉलोनी बनती, जैसे हमारे गांव होते हैं, इसके नीचे कॉलोनी बनती हैं। वो कॉलोनियां जीवाणु अपना काम करते हैं, जमीन में 4-4 फीट नीचे तक जाके न्यूट्रिशन लेके आते हैं। तो ये जो फिक्स वाला खाद पड़ा है आपका, इसके फिक्सेशन को तोड़ने का काम ये जीवाणु करते हैं और आपकी फसलों को ला के देते हैं हमसे। इसलिए मल्चिंग करने से एक तो वहां छेड़छाड़ होगी नीचे, आप देखोगे उठा के तो पूरा खाया हुआ मिलेगा आपको। कभी देखा भी होगा पुले उठा के खेत में, तो पूरा खाया हुआ मिलता है आपको, तो खुरपे की जरूरत नहीं है। कुदरत ने अपने आप हर चीज के लिए कर्मचारी नियुक्त करा है। पौधों की डेड बॉडी खाने के लिए कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, हमारी बॉडी जब हम मर जाते हैं, अगर तुम नहीं फूकने के तो फंगस लगेगी, बॉडी सड़ेगी, इसे खाने के लिए कीड़े आएंगे। कुदरत ने पूरा सेटिंग कर रखा है। इंसान जबरदस्ती टांग रहा है बैठा बीच में कि तू पीछे हट, मैं करूंगा तेरा काम। तुम किस किस का काम करोगे भाई? वो अपने काम कर दिया तुमने कुदरत के चक्कर में आके। अपने आप ही खेत नंगे कर दो एकदम, घास दिखनी चाहिए, स्प्रे मार रहे हैं धड़ा धड़ा घास हो गए यार, जीव हत्या कर रहे हो। जीव हत्या है वो। ये घास को काट के वहीं डाल दो ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट इसके अंदर सूख के तुम्हारे खेत में बायोमास बनेगा।
मिट्टी को, इसको मिट्टी बना दिया हमने भूमि को। भूमि और मिट्टी में फर्क है चौधरी साहब। भूमि बोलते हैं जिसके अंदर जीवाश्म की मात्रा हो, बायोमास, कार्बन है जिसके अंदर। भूमि के दो कणों के बीच में पौधों का या कार्बन, जब तक कार्बन निकल गया उसके अंदर से तो वो रेत बन गई, बिल्कुल रेत, जैसे वो रेती आती है रेगिस्तान की, उसमें बीज नहीं जम सकता। प्योर रेत लेके आओ राजस्थान जैसलमेर से, उसको बोतल में डुबो दो, उसके अंदर बीज डाल दो, जमेगा ही नहीं मॉइस्चर देने के बाद भी, क्योंकि कार्बन नहीं है। कार्बन नहीं। वो मिट्टी कैसे बनेगा? आप उसी के अंदर शुगर बीज का प्लसमेंट मिला दो, बीज जम जाएगा। कार्बन चाहिए मिट्टी। तो हमने भूमि में से कार्बन खत्म करते जा रहे हैं, इसको मिट्टी बनाते जा रहे हैं। मिट्टी का मतलब होता है मृत, मरा हुआ, तो इसको मरा हुआ बनाते जा रहे हैं हम। जीवाणु खत्म। मेरे जैसे पागल बलराम जैसे पागल चिल्ला रहे हैं आके, भाई इसको बचाओ, इसको। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही बात? तो मुंह पर मुस्का लगा के घूम तो रहे थे। क्यों घूम रहे थे? और काटो पेड़। हाँ, पेड़ काट रहे, सही बात है। तो क्या होगा? आप भी काट रहे हैं लोग। वो जीव हत्या है। जीव हत्या है। जब तुम प्रकृति को मारोगे, प्रकृति तुम्हें छोड़ देगी? नहीं छोड़ देगा। ये बताओ, आपका बच्चा जब आपकी बात नहीं मानता, आप कितने गुस्से होते हो? तुझे जमीन नहीं दूंगा, तुझे बेदखल कर दूंगा, ये कर दूंगा। आज अगर बीवी, बच्चे या घर वाले आपकी बात ना माने और आपके खिलाफ काम करें तो आप क्या करेंगे? दंड का प्रयोग करेंगे। तो कुदरत के लिए आप बच्चे हो, आप जब कुदरत को नुकसान पहुंचाओगे, कुदरत के कहने से हिसाब से नहीं चलोगे, जो उसने तुम्हें बताया है, जिस तरीके से उसने तुम्हें दिया है, डंडा लगना तो डंडा ही लगेगा। भाई आप कुदरत की नजर में आप एक दूबड़े की घास से ज्यादा तुम्हारी वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। बस एक गलती करी कुदरत ने कि तुम्हें जो सोच सकते हो वो कर सकते हो, ये तुम्हें गुण दे दिया। वो गलती करी उसने और अपने पैर को कुल्हाड़ी मार दी। अब तुमने कुदरत की तरफ भी बंदूक कर दी कि पहले तुझे पेलूंगा। भाई आपको किसने मना किया? आप कंक्रीट वाले मकान बनाओ ना, खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, खूब अच्छे अच्छे काम करो, सारे पेड़ तो लगाओ। बांस आज की तारीख में सबसे अच्छा उपाय है आने वाले समय में लकड़ी में। बांस ऐसा है कि हर साल काटो, हर साल 40 फीट, हर साल काटो, हर साल 40 फीट। और बांस के अलावा ऐसी कौन सी लकड़ी है जो एक साल में तुम्हें 40 फीट की हो जाएगी? वो इंसान की हवस भर देगी जो। नहीं बोलेंगे। और बांस 33% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है और 32 से 35% ज्यादा ऑक्सीजन देता है आपको। ऑक्सीजन देता है। अरे और क्या, बांस जहाँ होंगे वो भारी समस्या होगी। एक गांव के आसपास में 1 एकड़ बांस लगा दो, एक गांव में सारा अस्थमा के मरीज खत्म हो जाएंगे वहां। 50% गांव में। विदेशों में ऑक्सीजन पार्क बांस के बने हुए हैं, ओनली बांस। बड़े बड़े ऑफिसरों के कभी ऑफिस में जाइयो, बांस के पेड़ लगे मिलेंगे छोटे छोटे। क्यों? ऑक्सीजन फालतू दें और वो कार्बन खींचते हैं। जो आप और मैं धुआं फेंक रहे हैं ना गाड़ियों का, इसको खींचते हैं। तो हम कुदरत से अलग भाग रहे हैं। खेती करना बुरा नहीं है, खेती को गलत तरीके से करना बुरा है। विवाह करना गलत नहीं है, प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन किसी के बच्चे को बहका फुसला कर 1.5-2 महीने ले जाके कहीं और ले जाकर उसके साथ उल्टे सीधे कर्म करके, वो तरीका गलत है। वो गलत है। लव मैरिज तो सबने करी, दुनिया ने करी। अपने माँ बाप से कहो, कन्विंस करो दोनों फैमिलियों को, प्यार से बैठा के सामाजिक हिसाब से शादी करो। यार क्या गलत है? तुम सही हो तो भाग क्यों रहे हो? ठीक था। आदि मानव था पहले, वो यही कंडीशन थी। भाई गलत कर रहे थे, वो गलत कर रहे थे। तो हम जो है कुदरत के जो सिस्टम है हम उससे अलग चल रहे हैं। हमें पानी देने का नहीं पता। पानी हमेशा हल्का पानी देना चाहिए। वापसा कंडीशन बनती है जब पौधा, जब जमीन से भाप बन के ऊपर उठती है, उस भाप को पौधा लेता है, ना कि पानी पौधा पीता है। हम डांट का बढ़ते हैं, रात को ट्यूबवेल चलाते हैं, सुबह जाकर देखते हैं लवाला हो गया, मजा आ गया। वो गलत तरीका है, इसीलिए अच्छे उत्पादन आते नहीं। ऐसे ऐसे भी किसान हैं जो 1 एकड़ में 2 किलो गेहूं बोते हैं। 1 एकड़ में 2 किलो, 2 किलो और उत्पादन आपसे ज्यादा। पंजाब में 1 सरदार पड़े हैं और हम और आप 10 किलो बीघे का बो रहे हैं। 10 किलो भी चल रहा। निकला क्या? कुदरत के साथ चलो, अलग जाओगे तो डिस्ट्रॉय हो जाओगे, कर देगी वो। तो अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि किसान पाठशाला के साथ आना ही पड़ेगा। आपको प्रकृति के साथ चल के खेती कर, हम आपकी उपज कम नहीं करवा रहे कहीं से कहीं तक भी, बल्कि जब से लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, उनका उत्पादन बढ़ा है। गन्ने में भी बढ़ा है, पपीते में भी बढ़ा है, कपास में भी बढ़ा है, बांस तो है ही, और केले में भी अपने लोगों को उत्पादन बढ़ाया है ना कि घटाया। इसलिए लोग हमारी तरफ आ रहे हैं।
दूसरा, हम ईमानदारी के रास्ते पे हैं, सच्चे हैं, बेईमान नहीं है। जो मुंह से निकल गया वो रामबाण है, झूठ नहीं है कहीं से कहीं तक, सब कुछ तथ्यों पर आधारित है। तीसरा, हमारे पास कोई किताबी ज्ञान नहीं है ताऊ, प्रैक्टिकल है सब कुछ, जो जिया है, सीखा है, करा है, वो किसानों को बता रहे हैं निस्वार्थ भाव से। जिसको सीखना है वो आए, जिसको नहीं, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, वो लिखा रहा नहीं स्कूल पे, ये भी स्कूल ही है, किसान पाठशाला। बाकी आपका कोई सवाल हो तो बताएं आप, इसके अलावा कोई दिमाग में, मन में कोई सवाल किसी तरह का खेती से रिलेटेड। अभी आपके आशीर्वाद से इतना मजबूत हो गया मैं कि कैसा भी रिलेटेड 5 फसलों से सवाल हो, आराम से जवाब दे सकता हूँ। गुलाब की खेती कैसी है? गुलाब की खेती की मुझे नॉलेज नहीं है, खेती अच्छी है। मेरे एक मित्र हैं और आर्मी से रिटायर हैं, एयरफोर्स से, वो यहीं बिजनौर में करते हैं खेती, बड़े स्तर पे 2 एकड़, और गुलाब के फूलों की खेती है, उनके एक्सपर्ट हैं वो इसके, सहारनपुर के हैं। मैं उनका नंबर आपको भेज दूंगा, रविंद्र काकरान। हाँ, तो आप उनसे एक बार मिल लेना किसी दिन आकर के, वो आपको पूरी खेती समझा देंगे कि क्या क्या कैसे है। क्योंकि वो जो खेत मान लिया हमारा एक भूड़ का है, उसमें उर्वरक शक्ति जमीन में कम है। बांस लगाओ, इतना महंगा बिकेगा, सोच नहीं पाओगे जीवन में कभी। आने वाले 3 साल के बाद, 3 साल लेगा आपके, लेकिन 12 फीट बाई 4 फीट पे बांस लगाओ। आने वाला भविष्य ही बांस का है, ये जो बैठे ना, ये सब बांस का बनने वाला है। कहाँ से लाओगे लकड़ी? गवर्नमेंट तो बैन करने जा रही है, पूरे वर्ल्ड ने कर दिया, हम ही पीछे हैं। लकड़ी कटने पर बैन है अब, लकड़ी नहीं कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। ऐसी सजा होगी जैसे आदमी मारने पे हो। सूखा ही पेड़ कटेगा जो कुदरती तौर पर सूखा होगा, वो भी जांच होगी पहले कि किसान ने खुद सुखाया, कुछ डाल के, या अपने आप सुखा डाल के सुखाया होगा तो जेल में जाओगा। कि बांस जब हम लगाओगे उसे भी उर्वरक शक्ति चाहिए। नहीं, बांस तो ऐसी फसल है कि कुछ चीजों को कुछ नहीं चाहिए। बांस और लाने वाला बाजरा, नेपियर घास की जो मैं बात कर रहा था, उसको कुछ भी ना चाहिए। बांस कैसे लगाइए? बांस 12 फीट बाई 4 फीट पर लगेगा। देखो, बांस टिश्यू कल्चर का बनता है। बांस 2 तरीके से बनता है, एक तो बांस की गांठ से बांस बनाया जा बेटा, एक हम बनाते हैं उसके एक छोटे से टिश्यू से। तो टिश्यू कल्चर वाला जल्दी भागता है, टिश्यू कल्चर वाला 3 साल में तैयार हो जाता है, 3 से चौथे साल में कटिंग पे आ जाता है, चौथे साल पे। हाँ, और गांठ वाला 7 से 12 साल लेता है, 10 साल 12 साल कटिंग पे आने में, वो स्लो बढ़ता है। टिश्यू कल्चर मतलब एक सात्विक तरीका, पढ़ा लिखा तरीका, हाइब्रिड इसको तैयार करने का। तो वो एकमात्र लैब हमारी है पूरे हिंदुस्तान में, बाकी कोई लैब नहीं बना रहा है। आपने 7 बाई 4 बताया, इसका क्या? बांस का 12 बाई 4, 12 बाई 4 या 10 बाई 5, या 10 बाई 5, लाइन से लाइन 12 फीट, 12 फीट, पेड़ से पेड़ 4 फीट 4 फीट बांस का, या लाइन से लाइन 10 फीट, पेड़ से पेड़ 5 फीट, जैसा आपकी श्रद्धा। क्या ऐसा हुआ, ऐसा ब्याह तरह निकलता है जैसे? हाँ, एक में से एक बार 10, 15, 20, 5 बांस से लेकर 35 से 40 बांस तक आएंगे। इसमें आप पहले शुरू में लेगा ये 3 साल मैच्योर होने में। प्योद चलेगी पहले तो पौध चलेगी, पौध आएगी, हम पौध देंगे आपको इतनी बड़ी, नीचे से शूट निकलते हुए राज्यों की बना हुआ नीचे का। तो ये आपका ये समझिए कि तकरीबन मेरे खेत पर लगा हुआ है अभी 4 महीने का है, वो 7 फीट का हो गया। कहते हैं ना, लड़की और केला बांस एकदम बढ़ते हैं, ये तो एकदम बढ़ते हैं, रातों रात बढ़ते हैं। हर सूट पेचले वाले से मोटा ही आएगा। अच्छा, और शुरू में ये 2-3 साल लेगा परिपक्व होने में। इसकी जो नीचे का राइजोबियम है, जो गांठ है बड़ी हंडिया, वो एक बार बनने में टाइम लेगी 3 साल। उसके बाद तो हर ऐसे बांस खींचेगा। क्या इसकी जड़ भी फैलती है या नीचे जाती है? बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाती, तकरीबन कोई समझिए कि 4 फीट के आसपास। मतलब आपको अगर उखड़वाना है तो जेसीबी से बड़ा आराम से आ जाता है ऊपर, वो वैसा वाला सिस्टम नहीं है। क्या 10 का आपका फासला होगा उसका, लाइन का लाइन का, क्या उसमें कुछ बीच में? हाँ, हल्दी लगाओ, सबसे बढ़िया फसल। एक बार बोलो जीवन भर हल्दी होती रहेगी, उखाड़ते भी रहो और हल्दी होती भी रहेगी अपने आप। ऐसा सुना है मैंने। खेती तो मैं हल्दी की नहीं करता, और लोग बोलते हैं कि हल्दी खत्म ना होती। क्या और भी फसल हो सकती है उसमें बीच में? हाँ, अदरक, यानी जो छेल में फसल हाँ, होने वाली है। बाकी तो कुछ होने नहीं देगा। इसके पत्ते इतने हो जाएंगे, इनको पड़े रहने दो, आपकी जमीन की ताकत इतनी बन जाएगी। इन पत्तों को इकट्ठा करवा लो, इकट्ठा करवा के इनका कंपोस्ट बनाओ, अपने खेत में यूज करो। यानी कि कटिंग कोई अगर किसान होना और मन में खेती करने की आ गई कि मुझे खेती करनी, प्रकृति से मोहब्बत जरूरी है। देखो सीधी सी बात है, बहुत जरूरी है। तो वो मोहब्बत जितनी होगी तो रास्ते अपने आप दिखते चले जाओ, पर्दे हटते चले जाओ ऑटोमेटिक।
मोहब्बत खेती से जब तक नहीं है, आज 90% लोग आज की तारीख में जो यंग है जनरेशन, वो खेती की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। पहले लोग खेती को क्या सोचते थे कि यार पिताजी ने नाम पे है, अब करनी तो पड़ेगी, मजबूरी यानी नौकरी लग जाए तो आज ही खेती ठेके पे दे दूंगा। तो खेती लोगों के लिए बोझ बन गई। क्यों? क्योंकि किसान उतने ही पैसे खेती में लगा रहा है, उतनी ही फसल निकल के आ रही है। हम लोगों के लिए ऐसे तरीके लाए हैं कि इतना सा लगाओ और इतना पालो, और आगे को यो इतना भी खत्म, कुदरती तौर पे रह जाओ। बस जो कुदरत कर रही है वो करते चले जाओ, कुछ नहीं करना। कुदरत को सपोर्ट करो, फसल एक बार लगा दो, गन्ना भी एक बार लगा के 50 साल काटो 7/5 पे, केला भी 5 महीनों पे लगा के एक बार लगा दो, 10 कम से कम 50 साल को छुट्टी है। तो करना क्या खेत में जाके मैनेजमेंट करना है। ठीक साहब, धन्यवाद आपका। चलो जी, धन्यवाद। राम राम।